हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप हम आप सब अच्छे होंगे। हमारी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और आप सभी लोग एक सीक्वेंस से हर एक लेक्चर को देखते होंगे। आज जो कल का लेक्चर डाला गया था उसको आप लोग एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि बायो का खेल अब से शुरू है। वो सब जो पढ़ाया गया वो सब तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपसे ही। अब जो ये चैप्टर चल रहा है यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरे सिलेबस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होता है। वंशागति क्या होता है? जो लक्षण जनक से संतति या संतान में पहुंचते हैं माता पिता से। जनक का मतलब क्या होता है? माता पिता। माता पिता से जो हम लोगों या बच्चों में जो लक्षण जाता है वही क्या कहलाता है? वंशागति। विविधता क्या होता है? जो माता पिता से बच्चों में अंतर, अंतर मतलब कुछ तो अलगाव होगा ना, वही अंतर को विविधता कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी के जनक क्या है। अनुवांशिकी के जनक कौन होते हैं? आप लोग कमेंट में करके बताइए, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। और आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? विलियम वेटसन है। प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है? मॉर्गन हंट है। देखिए, आज हम पढ़ते हैं अनुवांशिकी के जनन। मेंडलवाद क्या होता है? अनुवांशिकी अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक कौन है भाई? बताइएगा आप लोग, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? विलियम वेटसन है। विलियम्स वेटसन है। और एक प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कौन है? जो प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक अनुवांशिकी के जनक थॉमस मॉर्गन हंट है। थॉमस मॉर्गन हंट। अनुवांशिकी के जनक जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। मेंडल के बारे में हमने पढ़ा है। मेंडल ने उद्यान मटर मटर पर अपने लक्षणों का प्रयोग किया था। अपना कार्य मेंडल ने उद्यान मटर पर किया था, वो भी 7 साल तक। 7 साल तक उन्होंने अध्ययन किया था। आप लोग 1 साल ढंग से 6 महीना नहीं पढ़ रहे हैं। मेंडल ने 7 साल तक जनक मतलब मेंडलवाद जो है अनुवांशिकी के जनक पर खोज किए थे। अब देखिए क्या होता है अगली हेडिंग, मेंडलवाद क्या है। हेडिंग है मेंडलवाद। मेंडलवाद मेंडलवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंडलिज्म। ना, जो होता है मेंडलवाद जो होता है, इसको कैसे हम परिभाषित करें? मेंडल ने अनुवांशिकी के लक्षणों या उसके निष्कर्षों के आधार पर जो अपना जो जो अपना उन्होंने एक कार्य जो 7 सालों में एक मटर के उद्यान पर किया था, उसी को मेंडलवाद कहते हैं। देखिए क्या होता है। मेंडल ने अनुवांशिकी के क्षेत्र में मेंडल ने अनुवांशिकी के क्षेत्र में अनुवांशिकी के
क्षेत्र में मेंडल ने आनुवांशिकी के क्षेत्र में मेंडल ने आनुवांशिकी के क्षेत्र में लक्षणों तथा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर दिए हैं। मेंडल ने सन 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक उद्यान मटर की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है तो उद्यान मटर पर अपना अध्ययन किया था। मेंडल ने 1856 से 1863 तक 7 साल या 7 वर्ष तक उद्यान मटर पर कार्य किया था। उद्यान मटर पर कार्य किए थे। मेंडल ने 7 साल तक उद्यान मटर पर कार्य किए थे। उद्यान मटर जो होता है एक मटर की प्रजाति होता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। जो उद्यान मटर का जो होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है उसे पाइसम सटाइवम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है उसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। पाइसम सटाइवम होता है। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, पाइसम सटाइवम। 1 नंबर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में। अभी तक हम 2 बताए हैं। असतत विविधता जो होता है उत्परिवर्तन के कारण होता है, 1 नंबर इससे पूछा जाएगा। 1 नंबर ये पूछा जाएगा उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। और एक ये भी पूछ सकता है आनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का ही पौधे का चुनाव क्यों किया, प्रश्न बन सकता है ना। मेंडल ने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, आओ देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, प्रश्न बन सकता है ना। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, आप लोग बताइए, मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। देखिए इसलिए इन्होंने किया क्योंकि मटर जो होता है छोटे आकार का होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है और 1 से अधिक विपर्यासी लक्षण होते हैं इसमें। देखिए पॉइंट में है, पहला पॉइंट क्या है, छोटा आकार होता है, छोटा आकार। दूसरा पॉइंट है छोटा जीवन काल होता है, छोटा आकार छोटा जीवन काल। 1 से अधिक विपर्यासी लक्षणों की विपर्यासी लक्षण थे। एक से अधिक विपर्यासी लक्षण की उपस्थिति या स्थिति और स्वपरागण से, जो कृत्रिम परागण से पर परागण और प्राकृतिक परागण से स्वपरागण होते हैं। यह कृत्रिम तरीके से पर परागण और
और एक और है, कृत्रिम तरीके से पर परागण होते हैं। पर परागण कृत्रिम तरीके से पर परागण होते हैं और प्राकृतिक से स्वपरागण होते हैं। ये तो आप लोग समझ लिए। मंडल ने मटर का ही चुनाव क्यों किया था? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, जीवन काल छोटा है, एक से अधिक विपर्यासी लक्षण स्थित होते हैं और कृत्रिम तरीके से पर परागण होते हैं। ये समझ में आ गया। अब मेंडल के सफलता का कारण क्या है? मेंडल ने इसका तो प्रयोग किया, और सबका और मटर की प्रजाति होती है उसका क्यों नहीं प्रयोग किया? यही है इसका कारण। अब इसके मेंडल के सफलता का कारण, अगली हेडिंग क्या है? मेंडल के सफलता का कारण। मेंडल के सफल मेंडल के सफलता का कारण क्या है? मेंडल के सफलता का कारण यह है, एक ही समय में एक से अधिक लक्षणों का उपस्थिति। एक ही समय में, एक समय में एक या एक से अधिक लक्षणों की उपस्थिति। नमूने का बड़ा आकार देना, न दो हो गया। फिर तीसरे, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन, और इन्होंने अपने प्रयोगों में गणित और सांख्यिकी का भी प्रयोग किया था। सफलता का कारण यही है, एक समय में एक समय में एक से अधिक एक समय में एक से अधिक विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन। एक समय में एक से अधिक विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट क्या है? नमूने का बड़ा आकार देना। नमूने का बड़ा आकार देना। तीसरा पॉइंट क्या होता है? नमूने का बड़ा आकार देना। तीसरा होता है गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। 3 हो गया। सफलता का यही कारण होता है। और इन्होंने अपने प्रयोग में गणित व सांख्यिकी का प्रयोग किया था। प्रयोग किए। समझ में आया ना आप लोग को? एक समय में एक से अधिक लक्षणों का अध्ययन करना। कौन सा लक्षण? विप्रयासी लक्षणों का। लक्षण क्या होता है? जीनों का अभिव्यक्त करने वाला कारक लक्षण कहलाता है। विशेषक क्या होता है? लक्षणों को अभिव्यक्त करने वाले कारक को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। नमूने का बड़ा आकार देना, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। इन्होंने अपने प्रयोगों में किसका उपयोग किया था? गणित और सांख्यिकी का प्रयोग किया था। मेंडल ने सफलता का कारण यह था, पर मेंडल ने उस समय मेंडल का जो मेंडलवाद है वह समय क्यों प्रचलित नहीं था? उस समय प्रचलित क्यों नहीं था? आप लोग बताइए। क्योंकि उस समय डार्विन का स्वर्णिम काल आ गया था, और उस समय जो है संचार के साधन नहीं थे। मतलब
टीवी, फोन, मोबाइल इस समय उस समय की तो है थी नहीं, इसीलिए उनका मेंडल का जो इन्होंने अपना कार्य किया था उस समय इनका कार्य छुपा हुआ था। तो यही सब कारण है। डार्विन का स्वर्णिम काल सबसे मोस्ट, और उस समय संचार के साधन बहुत कम थे। यही है दो। मेंडल के मेंडल के सफलता के कारण उस समय छुपे हुए क्यों थे, मतलब उस समय प्रचलित क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय एक डार्विन का स्वर्णिम काल आ गया था और संचार के साधन बहुत कम थे। छुपा हुआ क्यों था? मेंडल के सफलता के कारण छुपा हुआ क्यों था? पहला है डार्विन का स्वर्णिम काल आ गया था। डार्विन का स्वर्णिम डार्विन का स्वर्णिम काल था। दूसरा क्या है, इन्होंने अपने प्रयोग में गणित का उपयोग किया था, जिस जिस जो पुराने वैज्ञानिकों के सोच से परे था। इन्होंने गणित का प्रयोग किया था। गणित का प्रयोग किए थे। इन्होंने गणित का प्रयोग किए थे। और क्या है, तीसरा कारण क्या है, उस समय संचार के साधन बहुत कम थे। बहुत कम थे। समझ में आया ना? आप लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? उस समय क्या था, संचार के साधन बहुत कम थे। समझ में आया तो कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए, है कि नहीं? समझ में तो आना चाहिए। चाहे कितना इतना आसानी से पढ़ाया जा रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। अब इससे आसानी से अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा तो कभी नहीं समझ में आएगा। इतना समझ लीजिएगा। 6 महीना एग्जाम है, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, धैर्य रखिएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोग को। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया। अब मेंडल के पुनः खोज, मेंडल के पुनः खोज ने किसने किया था? सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल की पुनः खोज की थी। कौन? हॉलैंड के ह्यूगो डो ब्रीज, और एक होते हैं सारमार्क, और एक होते हैं कॉरेंसे, जो उन्होंने मेंडल के 1900 में पुनः खोज की थी। मेंडल 1900 में, सन 1900 में, सन 1900 ईस्वी में मेंडल की पुनः खोज सन 1900 में मेंडल की पुनः खोज। 3 वैज्ञानिक थे। एक हॉलैंड के ह्यूगो डू ब्रीज, ऑस्ट्रिया के जो जर्मनी के थे वो थे कार्ल्स कॉरेंसे, और एक थे सारमार्क, जो है वो क्या थे, ऑस्ट्रिया के थे। पहले वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज कहाँ के थे? हॉलैंड के, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज। हॉलैंड के जो है ह्यूगो डी ब्रीज थे। फिर उसके बाद कार्ल्स
कॉरेंस, कार्ल्स कॉरेंस जो है वो कहाँ के थे? जर्मनी के। और एक और थे सारमार्क, जो कहाँ के थे? सारमार्क जो है कहाँ के थे? वो थे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया के तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डू ब्रीज, कार्ल्स कॉरेंस, शेरमार्क। कब खोज किए थे? सन 1900 में मेंडल की पुनः खोज किए थे। समझ में? आप लोगों को समझ में आएगा, थंब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है? हाँ, कमेंट में बताइएगा। समझ में आ रहा है तो करिए सब्सक्राइब भाई। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अपने घर की एक चिराग हैं। चिराग का मतलब समझते हैं ना? आप लोग अपने घर की एक चिराग है जो मेहनत से अपने घर को बदल सकते हैं। आप लोगों पे आपके घर वालों की उम्मीद है भाई। उम्मीद को कभी मत तोड़िएगा। आप सब उस उम्मीद को बनाए रखिएगा, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कीजिए। हम भी एज ए स्टूडेंट ही हैं, ये इस प्लेटफॉर्म में मजबूरन बस आना पड़ा। हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, पर पढ़ाते हैं तो आप सबके लिए टीचर ही हैं। तो हर अपने घर की एक चिराग हैं। आपके घर वाले आप पे बहुत उम्मीद किए हैं, आप पर उम्मीद बहुत है घर वालों का। आप लोग उस उम्मीद को कभी तोड़िएगा मत, और कभी गलत संगत मत पकड़िएगा। शराब नशा ये सब कभी मत करिएगा, ये सब से पूरा परिवार को तकलीफ होती है कि नहीं? और ये सब जो पढ़ाया जा रहा है कि इत्मीनान से पढ़िएगा। हर लड़कियां लड़कों से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग एक सीक्वेंस से एक रेगुलरिटी बना के पढ़िए। रेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि आप आधे ही घंटे पढ़िए पर रोज पढ़िए। रेगुलरिटी का मतलब ये है, ये नहीं कि हम पूरा दिन रात पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये पढ़ने का नहीं मतलब होता। मरने का मतलब यही होता है कि आप कुछ ही पढ़िए, मतलब थोड़ा सा ही पढ़िए पर रोज पढ़िए। रोज पढ़ने का मतलब है आपका हैबिट बने रहेगा, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, आपको जल्दी याद होगा ना। इतना तो समझ में आ गया है। आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं उसके आगे, जनकों के चुनाव कैसे होता है। जनक का चुनाव कैसे किया? मेंडल ने 14 शुद्ध वंश क्रम जनकों का चुनाव किए थे, जिसमें तने की ऊंचाई था, पुष्प की स्थिति था, पुष्प का रंग था, बीज का रंग था, बीज की आकृति थी, फली की आकृति थी, फली का रंग था। यही सब पढ़ना है। उसके बाद मेंडल का एकल संकर संकरण आता है। एकल संकरण संकरण के बहुत सारे उपयोग हैं। देखिए अगला हेडिंग है जनकों का चुनाव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? अगली हेडिंग क्या है? जनकों का चुनाव। आप लोगों से हमारी यही गुंजाइश है, आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइएगा हम कहाँ से, यूपी 62, यूपी 32, यूपी 52, यूपी 70, कहाँ से हैं आप? वहाँ से आप लोग कमेंट में करके दिखाइएगा हमारा वीडियो कहाँ कहाँ जा रहा है, थोड़ा हम भी समझे भाई कहाँ तक की बच्चों हमको देख रहे हैं, है कि नहीं? देखिए जनकों का चुनाव क्या है। मेंडल ने जनकों के रूप में, मेंडल ने जनकों के रूप में मेंडल ने जो है जनकों के रूप में 14 शुद्ध वंशक्रम, 14 शुद्ध वंशक्रम, 14 शुद्ध वंशक्रम की खोज की। खोज नहीं की, चुनाव की। मेंडल ने जनकों के रूप में 14 शुद्ध वंशक्रम की चुनाव किए। अब देखो यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, देखिए एक तरफ आप लोग लिखिए लक्षण,
एक तरफ क्या रहेगा लक्षण, एक तरफ रहेगा प्रभावी विशेषज्ञ, प्रभावी विशेषज्ञ, और एक तरफ रहेगा अप्रभावी विशेषज्ञ। विशेषज्ञ समझ में आ रहा है ना। ऑफलाइन बच्चे भी अपना देखते रहिएगा, ऑफलाइन बच्चों से हमारी गुजारिश है आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को, जो ना समझे हमसे पूछ सकते हैं। लक्षण क्या है, पहला लक्षण है तने की ऊंचाई, तने यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ हम और लिख दे रहे हैं, तने की ऊंचाई, बोल रहे हैं लिख लो, तने की ऊंचाई, अगर दिख नहीं रहेगा तो लिख लेना तने की ऊंचाई। लंबा और बौना, लंबा प्रभावी लक्षण होता है, विशेषज्ञ होता है, और बौना जो होता है अप्रभावी। बौना, बौना को टी से प्रदर्शित करते हैं, लंबे को यल से। दूसरा क्या है, दूसरा है फली की स्थिति, फली की स्थिति, स्थिति में ये सातों आपको याद होना चाहिए। फली की स्थिति में होता है कक्षस्थ, कक्षस्थ ए कैपिटल में, शीर्षस्थ, कक्षस्थ और शीर्षस्थ स्मॉल ए। तीसरा क्या हो जाएगा, फली का रंग, फली का रंग, रंग में बैगनी, बैगनी वी और सफेद स्मॉल वी, तीन हो गया ना, एक हम नहीं बताएंगे बता दे रहे हैं सब। चौथा हो जाएगा बीज का रंग, बीज का आकार या बीज का आकार, गोल आर झुर्रीदार, चार हो गया स्मॉल आर। अब पांचवा देखिए, बीज का रंग, बीज का रंग पीला, पीला कैपिटल वाई, हरा स्मॉल वाई। और देखिए छठवां पॉइंट, फली का आकृति फूला, फूला कैपिटल आई, और छठवां पाए संकुचित या पिचका हुआ, संकुचित स्मॉल वाई, स्मॉल आई, वाई नहीं होता आई होता है। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है, फली नहीं, यहाँ पुष्प रहेगा भाई, ये जो है यहाँ पुष्प की आकृति, पुष्प की, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग पीला, पुष्प का रंग में पीला नहीं रहेगा, देखो यही कंफ्यूजिंग रहे। पुष्प का रंग जो होता है, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग जो रहता है हरा और पीला रहता है, हरा कैपिटल जी और पीला स्मॉल जी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए देख लीजिए, तने की ऊंचाई लंबा बौना, फली की स्थिति कक्षस्थ शीर्षस्थ, फली का रंग बौना बैगनी सफेद, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, पुष्प की आकृति फूला, फूला या संकुचित, और क्या होता है पुष्प की रंग क्या हरा और पीला। यहाँ तक समझना, नोट करिए आप जल्दी से। प्रभावी विशेषज्ञ क्या है, अप्रभावी विशेषज्ञ, इतना आया समझ में। अब इसके बाद अगली हेडिंग है युग्मक का, युग्मक निर्माण की क्रिया विधि। यहाँ तक समझना, नोट करिए, डन।
बताइए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को ना? समझ में आ गया? कमेंट में जरूर करिएगा। देखिए एकदम सही सही लिखे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए पुष्प की आकृति है। अब दूसरा हेडिंग है, अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है हमारी युग्मक निर्माण की क्रियाविधि। युग्मक निर्माण की क्रिया विधि। युग्मक निर्माण की क्रियाविधि। समयुग्मजी विषमयुग्मजी। हेडिंग क्या है? समयुग्मजी, समयुग्मजी और एक विषम युग्मजी। समझ में आ रहा है नहीं? अब कमेंट में आप लोग बताइएगा समयुग्मजी क्या होता है। हम तो कल पढ़ा चुके हैं, जो पहला लेक्चर देखा होगा वही बता सकता है समयुग्मजी का मतलब क्या होता है और विषमयुग्मजी का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट में करके बताइएगा। दोनों एलील, दोनों जीन के, एक जीन के दोनों एलील समान हो से समयुग्मजी, एक जीन के दोनों एलील अलग अलग हो से विषमयुग्मजी। जैसे देख लीजिए समयुग्मजी जैसे हो गया स्मॉल ए या कैपिटल ए, समयुग्मजी हो गया। इसमें हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए विषमयुग्मजी या कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषमयुग्मजी। अब देखिए कैसे युग्मक का निर्माण होता है। हम चार देंगे, चार आप लोग को करके लाना, एक बता दे रहे हैं। कैपिटल टी एक कौन सा युग्मजी है? समयुग्मजी। इससे खाली एक प्रकार का युग्मज का निर्माण होगा, वो होगा टी। समझ में आया? विषम युग्मजी का मतलब ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें दो प्रकार की युग्मज का निर्माण होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो विषम युग्मजी में दो, सम युग्मजी में एक ही प्रकार का तो एक युग्मक का निर्माण हो, विषम में दो। समझ में आ रहा है ना? अगर हम दे दें स्मॉल बी तो एक कौन सा युग्मजी है? दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण बताओ एक कौन सा युग्मजी है? कमेंट में करके बताइएगा कौन सा युग्मजी है? सम युग्मजी है। इसमें स्मॉल बी का ही निर्माण होगा। अगर हम दे दें कैपिटल बी स्मॉल बी तो एक कौन सा युग्मजी है? विषम युग्मजी। इसमें दो प्रकार का युग्मज का निर्माण होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। समझ में आया? और एक अब देखिए एक हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। इसका युग्मक का निर्माण करिए। देखिए सबसे पहले कैसे होगा इसमें, देखिए सबसे पहले यही है। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, इसमें देखिए सबसे पहले एक हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें दो प्रकार का युग्मन निर्माण होगा, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। फिर उसके बाद क्या है? ए है कैपिटल बी, दोनों में कैपिटल बी है तो बी का निर्माण होगा, बी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये समयुग्मजी है, समयुग्मजी है इसीलिए ए बी का निर्माण होगा। फिर उसके बाद अगर फिर एक कौन सा है? विषम युग्मजी है, तो फिर यहाँ से कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ से भी कैपिटल सी स्मॉल सी। समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन सा युग्मजी है? विषम सम युग्मजी है। तो एक ही प्रकार का डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब युग्मक का निर्माण हो गया। एक देखो इसमें कौन सा ए हम बता दे रहे हैं, इसको देखो ए एक प्रकार का ए युग्मक का निर्माण हो गया। समझ में आया? फिर दूसरा हो गया, फिर एक प्रकार का एस युग्मक का निर्माण हो गया। आया समझ में? फिर तीसरा हो गया, एक हो गया, फिर एक इस प्रकार के युग्मक का निर्माण हो गया। समझ में आया? फिर एक इस प्रकार के युग्मक का निर्माण हो गया। चार प्रकार के युग्मक का निर्माण हो गया। ए बी सी डी एक हो गया, ए फिर दूसरा हो गया टी सी बी ए, फिर तीसरा हो गया, यही है तीसरा ना, टी सी ए। ऐसे ही चारों का निर्माण हुआ। अभी एक हम आपको दे रहे हैं, एक करके दिखाइए। छोटा दे रहे हैं ए
बी सी बी बी डी डी, 3 है। अब देखिए इसको हम कैसे निर्माण करते हैं। पहले आप लोग हमको ये बताइए कौन सा युग्मजी है। ये है ये कौन सा है, विषम युग्मजी है कि नहीं। और ये कौन सा है, सम युग्मजी। और ये कौन सा है, विषम युग्मजी। लिख दे रहे हैं, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, सम युग्मजी और विषम युग्मजी। तीनों को समझिए, समझिए पहले। कैपिटल ए विषम युग्मजी है तो 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, एक ए और एक बी। यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों लिखिए, क्या क्या है, बी 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 बी। एक कौन सा है, सम युग्मजी। सम युग्मजी में एक ही युग्मक का निर्माण होगा, स्मॉल बी का केवल और स्मॉल बी का। समझ में आ रहा है नहीं। फिर यहाँ पे लिखिए तीसरा कौन सा है, टी और डी, डी और डी। ये कौन सा है, विषम युग्मजी। इसमें कितने प्रकार के युग्मक निर्माण, 2 युग्मक का, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। समझ में आ रहा है नहीं। समझ में आया ना कैसे निर्माण हो रहा है। एक आप लोग एक फिर बता दे रहे हैं, और एक स्मॉल डी स्मॉल सी, स्मॉल सी कैपिटल डी, 2 प्रकार का है। देखिए इसको हम कैसे निर्माण करते हैं, इसका निर्माण हम कैसे करते हैं। ये तो है विषम युग्मजी, समझ में आया। और ये है सम युग्मजी, समझ में आया। विषम युग्मजी है तो 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी। सम युग्मजी है तो एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, खाली कैपिटल डी। अगर देखो यही है, इसका हम हल कर रहे हैं तो देखो कैपिटल सी स्मॉल सी है तो इसको हल करेंगे, 2 प्रकार का युग्मक निर्माण, कैपिटल सी स्मॉल सी। समझ में आ रहा है। फिर इसका निर्माण होगा, तो इसका निर्माण होगा तो ये सम युग्मज, एक ही प्रकार का युग्मक का निर्माण होगा तो डी और डी। समझ में। अगर हम एक और जोड़ दें यहीं पे, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल डी। समझ में आ रहा है। फिर जोड़ दे तो ये विषम युग्मज 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, यहीं पे जोड़ दीजिए 2 प्रकार का युग्मक, बी कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल बी स्मॉल डी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो युग्मक का कैसे नाम लिखेंगे हम, कैपिटल सी पहले का, इसका हम लिख रहे हैं, पहले का कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल बी, पहला युग्मक हो गया। दूसरा युग्मक क्या है इसका, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, दूसरा युग्मक हो गया। तीसरा युग्मक देखो ये वाला, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तीसरा का देखिए स्मॉल सी कैपिटल डी और कैपिटल बी। समझ में आ रहा है ना। चौथे का देखिए स्मॉल सी कैपिटल डी और स्मॉल डी। यही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कल इसके आगे पढ़ाएंगे एकल संकर संकरण क्या होता है। अगली हेडिंग रहेगी मेंडल के एकल संकर संकरण क्या होता है। मेंडल ने एकल संकर संकरण में कैसा किया था, जीन प्रारूप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिर द्विसंकरण संकरण क्या, एक संकरण के प्रभाव क्या होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये सब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आप लोग ये लेक्चर को एक इत्मीनान से देखिएगा। फिर इसके बाद अगर ना समझ में आया होगा सर लिख दीजिएगा, सर इस टाइम पे हमको वीडियो में यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम उस टाइम पे रोक के अपना वीडियो रिमूव करके फिर से हम आप लोगों को देखेंगे। आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा तो आपको हम बता देंगे कि कमेंट में हम बता देंगे इसका मतलब ये है, या हम आपको कैसे किसी भी थ्रू आपको कमेंट के थ्रू आपको हम बता देंगे, आपका रिप्लाई ज़रूर जाएगा। आप लोग एक अच्छे से पढ़ते रहिएगा भाई। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है। आज का लेक्चर यहीं तक है, कल इसके बाद फिर हम करेंगे। देख लीजिए क्या क्या हम पढ़ाए हैं आज के लेक्चर में, आज तब पर भी ज़्यादा ही कुछ पढ़ा दिए हैं। मेंडल का वाद पढ़ा है, मेंडल वाद क्या होता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। फिर उसके बाद पढ़ा है मेंडल के सफलता का कारण क्या है,
फिर उसके बाद पढ़ा मेंडल के सफलता के कारण छुपा हुआ क्यों था। फिर उसके बाद अगले सन 1900 में ईस्वी में मेंडल की पुनः खोज की थी। फिर जनकों का चुनाव कैसे हो, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, प्रभावी विशेषक अप्रभावी विशेषक क्या होते हैं, फिर युग्मक निर्माण की क्रियाविधि क्या है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे एकल संकरण, संकरण क्या होता है, अगली हेडिंग रहेगा एकल संकर संकरण। यहाँ पे समझ में आ गया है। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इसका ही हमको युग्मक निर्माण करके बताइएगा। कैपिटल डी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। यही होमवर्क है। HW युग्मक का निर्माण करके दिखाना है। युग्मक निर्माण करो। कमेंट में जो पढ़ा रहेगा वही कमेंट करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। थैंक यू। इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे। आप लोग भाई वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट। थम